हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार, रिपब्लिका बीपीएससी वाला। आप यहाँ पर देखिए। और हम लोग बीपीएससी रिपब्लिका बीपीएससी की तरफ से नए करंट अब तक में हम लोग दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बीपीएससी वाला रिपब्लिका अब नए नए करंट अफेयर डेली लेकर आएगा। और हमारे इस रिपब्लिका बीपीएससी वाले का आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ़ोन नंबर भी है 7678599093 पर आप कॉल करके सब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हम लोग पीडीएफ भी उपलब्ध करवाते हैं सभी एग्जाम के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग सभी विषय के लिए लाते हैं। और विशेष आपके लिए लाया गया है करंट अफेयर्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में कैटलीना कारिको और ड्रू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? नोबेल पुरस्कार जो घोषणा किया गया 2023 का, उसमें कैटलीन कारिको और ड्रू विस्मैन को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ध्यान से देखिए। भौतिकी, रसायन, शांति और चिकित्सा। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा होगा। अनुमान आदमी लगा सकता है, जैसे भौतिकी है कि नहीं, चिकित्सा देखिए, शांति और रसायन। तो इसमें आप देखिएगा कि रसायन के क्षेत्र में कैटलीना कारिको और ड्रू विस्मैन को नोबेल पुरस्कार दिया है। इसमें आप फिगर के साथ हम अगर शो करते हैं तो और अच्छा से हम लोग के सामने एक मैप बन जाएगा और हम लोग इसको याद करने में सहूलियत होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2023 कैटलीना कारिको और ड्रू विस्मैन को उस काम के लिए सम्मानित किया गया जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीका तैयार किया गया। इन्होंने दोनों मिलकर एक टीका बनाया और ये आपको मेडिकल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया जिसका नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन: यूरेडिया, स्वेडिया, जीलेडिया और असेसिया। आप लोगों ने सुना होगा 7 महाद्वीप के नाम, लेकिन वैज्ञानिकों एक नई टीम ने 8वां द्वीप की खोज निकाला। अब आप लोगों को उत्सुकता होगी कि आखिर 8वां द्वीप है कौन सा। तो हमारा 8वां द्वीप है, आप खुद गैस लगाइए और आप बताइए कि कौन होगा, यूरेडिया, स्वीडिया, जीलैंडिया या असेसिया। हमारा अनुमान है जीलैंडिया पर। जीलैंडिया है आपका। वैज्ञानिकों के शोध के द्वारा जो खोज निकाला गया 8वां द्वीप जीलैंडिया, आपके सामने इसको फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि ये जो जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है, आप ये देख रहे हैं इस फिगर को, आप देखिएगा कि यह फिगर, ये जो द्वीप का जो खोज किया गया है ये न्यूजीलैंड के आसपास, मतलब न्यूजीलैंड के नीचे है। यह द्वीप का वैज्ञानिकों ने खोज कर हमें बताया है कि जीलैंडिया जो है विश्व का 8वां महाद्वीप है और इस महाद्वीप का कम से कम 94% भाग जो है जल में डूब गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैम्पबेल प्लेट्यू है, साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन भी आप यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब ये बताओ, और इसके बारे में हम बताते हैं नए तथ्य कि यह महाद्वीप न्यूजीलैंड के ठीक नीचे है। इसका अधिकांश भाग दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट पैसिफिक बेसिन में, यहाँ पर ये आपको मैप में ड्रॉ हो रहा है। और जर्नल में छपी रिपोर्ट में भी कहा गया कि इस 8वें महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर है और ऑस्ट्रेलिया के 2/3 के बराबर है। सोचिए फ्रेंड्स कि कितना बड़ा ये महाद्वीप
जब वैज्ञानिकों ने खोज निकाला और एक नए तथ्य के रूप में ये हमारे सामने जुड़ा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का कौन सा टाइगर रिजर्व है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 51, 52, 54, 57। देखिए हाल ही में हम लोगों ने क्या देखा है कि भारत सरकार पर्यावरण पे ध्यान दे रहा है। उसके तहत जो भी जैसे कि कुछ प्रजाति हैं जिनको बचाना बहुत जरूरी है भारत में या विश्व में, कहे कि टाइगर को रिजर्व किया जा रहा है, उनके प्रजाति को बचाया जा रहा है कि आगे इनके तादाद बढ़े। इसलिए सरकार पर्यावरण पे बहुत सारा ध्यान दे रही है। भारत सरकार भी यूनो के तहत अपने नया प्रोजेक्ट लाता है और टाइगर रिजर्व के लिए बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अब तक 54 टाइगर रिजर्व बनाया है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो वीरांगना दुर्गावती जो है 54वां टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है ये दोस्त आपको हम बताते हैं कि एमपी में जबलपुर एरिया में है ये आपका वीरांगना दुर्गावती। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। यह मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट के रूप में इसे घोषित किया गया है। कहा जाता है कि ये जो टाइगर रिजर्व जो है वीरांगना दुर्गावती, ये आप उसका एमपी का 7वां अभयारण्य घोषित किया गया है। और यह अब यहाँ पर दोस्तों हम एक बात ध्यान देना चाहते हैं कि जब गणना हुआ था 2022 में, तो एमपी में मात्र आप देखिएगा कि 526 ही थे 2018 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व। लेकिन हाल के दिनों में जो गणना हुई है उसमें देखा गया है कि बाघों की संख्या बढ़ा, यानी 785 हो गया। करंट रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अभी मतलब टाइगर रिजर्व एमपी में। हम चौथा क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए? सुनील माथुर, दिनेश चावला, मनीष ठाकुर, कुलदीप द्विवेदी। देखिए दोस्तों, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का जो गठन किया गया था, क्यों किया गया था? ये जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं देश में उस पर नियंत्रण किया जाए, उसी के तहत सरकार सीबीआई का गठन किया था। और इसी गठन में निरीक्षक महानिरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और जो हाल के दिनों में जो उप महानिरीक्षक की जो नियुक्ति की गई है उसमें आप देखिएगा किनका नाम आ रहा है, आप गेस कीजिए। सुनील माथुर का शायद ये नहीं है, दिनेश चावला, मनीष ठाकुर या कुलदीप द्विवेदी। इसका सही आंसर है कुलदीप द्विवेदी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं क्या है। ये देखिए हमारे यहाँ कुलदीप द्विवेदी जी, इनका तस्वीर है। भारत रिपब्लिका बीपीएससी वाला कोशिश करता है कि बच्चों को पढ़ाया जाने का जो तरीका हो वो हमारे पिछले तरीके से बदलाव होना चाहिए। मतलब कि लोग देख के भी एक मेमोरी होता है कि देख के भी लोगों को याद हो जाता है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाया जाता है, यहाँ पे सिखाया जाता है। हर चीज़ देख के भी आप चीज़ों को आप एग्ज़ाम में मेमोरीज को आप रिकॉल कर सकते हैं और एग्ज़ाम को बहुत सुंदर ढंग से आप निकाल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा हम देखते हैं कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी में डीआईजी के पद पर कार्यरत थे। कार्मिक मंत्रालय ने द्विवेदी को आईटीबीपी के उप महानिरीक्षक के पद से हटाकर 17 जनवरी 2026 तक यानी 5 वर्षों के लिए सीबीआई में उप महानिरीक्षक के पद पर स्थानांतरित कर दिया है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, भारत सरकार यूनेस्को में जो भी हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, तो भारत में भी बहुत सारे स्थल हैं जो यूनेस्को ने उन्हें हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है।
जिसमें होयसल मंदिर जो है, होयसल मंदिर ये 42वें स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इनका अपना एक अलग महत्व हो जाता है जब यूनेस्को द्वारा जब इसे घोषित कर दिया जाता है, इसके संरक्षण पे बहुत सारा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए इसी के तहत भारत के जो 42वां स्थल के रूप में होयसल मंदिर है। अब बताइए फ्रेंड्स कि कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है और मध्य प्रदेश में। गेस कीजिए और बताइए। हो सकता है आप इसको कमेंट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं, हमसे पहले आप आंसर दे सकते हैं इसको। तो इसका आंसर है कर्नाटक। अब आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है कर्नाटक में। ये देखिए यहाँ पर जो इसका फिगर है कर्नाटक में होयसल मंदिर, ऐसे ऐसे 3 मंदिरों के रूप में घोषित किया गया है। ये जो मंदिर बना हुआ है तीनों अलग अलग जगह पे मंदिर बना हुआ है। ये देखिए इसकी कलाकृतियों का आप देखिए, अभी क्षेत्र ये देखिए यहाँ पर कलाकृति बनाया गया है। बहुत ही सुंदर ढंग से इसके कलाकृतियों को रचा गया है, पत्थरों को तराशा गया है, काले पत्थरों पे इसको बनाया गया है। दक्षिण की जो मंदिरें हैं ये अपने कला के लिए जानी जाती हैं। इसी को देखते हुए यूनेस्को ने भारत के 42वें स्थल के रूप में होयसल मंदिर को घोषित किया है। और इसके बारे में कुछ बता दें आपको कि होयसल के पवित्र समूह यानी कर्नाटक के बेलूर, हेलीबेट और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिर को संयुक्त रूप से शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो कर्नाटक के 3 मंदिर हैं उनका स्थान पहला बेलूर में है, दूसरा हेलीबीड में है और तीसरा मंदिर सोमनाथपुर में। ये तीनों मंदिरों को संयुक्त रूप से यूनेस्को इसको शामिल किया विश्व धरोहर स्थल के रूप में। देखिए होयसल मंदिर जिसे हले बिंदु मंदिर भी कहा जाता है, इसके बारे में कुछ आपको इतिहास बता देते हैं कि ये होयसल मंदिर हमारे धार्मिक से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मंदिर का कुछ अपना एक इतिहास है। यह 12वीं सदी में एक हिंदू मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। भारत के कर्नाटक राज्य के एक शहर यानी उस समय जो एक होयसल साम्राज्य की पूर्व राजधानी हेलीबीड में इसका बड़ा स्मारक था। कहा जाता है कि यह जो मानव निर्मित झील के तट पे बनाया गया था। होयसल साम्राज्य के राजा थे विष्णु वर्धन, इन्होंने ही होयसल मंदिर को बनाया था। इसका निर्माण 1121 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ और 1160 ईस्वी में बना। सोचिए इसमें 40 साल लग गए बनाने में। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम सेनाओं के द्वारा हले बिंदु को 2 बार लूटा गया और मंदिर और राजधानी एक राज्य में गिर गए। देखिए हमारे इतिहास, भारत के इतिहास में यह विडंबना रहा है कि मुस्लिम आक्रमक आते रहे हैं और यहाँ मंदिरों को लूटते रहे हैं, फिर भी वो हमारे कल्चर को नहीं समाप्त कर पाए, हमारे मंदिरों को सही ढंग से नष्ट नहीं कर पाए। उसी को आज हम लोग संरक्षित भी कर रहे हैं और बर्बाद होने से उनको बहुत अच्छे से बचाया भी गया है। यह आपका देखिएगा कि बेंगलोर से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है। वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब छठा क्वेश्चन भी यूनेस्को से ही है, क्योंकि यूनेस्को एक इतनी बड़ी संस्था है कि जितने भी भारत के स्थल या देश विदेश के जितने भी स्थल हैं उनको शामिल करता है, उनको हेरिटेज साइट घोषित करता है। जैसे हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत शामिल किया गया। और आइए देखिएगा जस्ट इससे पहले ये इसका भारत में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़ाकर हो गई है। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि 22वां है कि 34वां है कि 41वां है कि 53वां है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि स्थल 41वां है, ये आपका
शांति निकेतन। अब आपके बारे में बताना चाहते हैं कि शांति निकेतन है क्या। आखिर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो घोषित किया शांति निकेतन, ये है क्या। शांति निकेतन जो है हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्हीं के घर आंगन में ये समझिए उन्हीं का घर है। रविन्द्रनाथ टैगोर का घर जो है शांति निकेतन, इसी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और चूंकि ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है, और इन्होंने कई कविताओं के रचयिता, नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के राष्ट्रगान लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर का जो घर है शांति निकेतन, ये आपके पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिलों में है। इसको आप इस फिगर के माध्यम से देख लीजिए कि इनका घर है ये, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत शामिल किया गया और इसको संरक्षित किया जाएगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए कि कुछ खेल जगत से भी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। देखिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला क्वेश्चन जो शामिल करता है वो हर चीज़ों को ध्यान में रखता है कि जो करेंट में, क्योंकि सब करेंट की सीमा नहीं है, करेंट में खेल से, संस्कृति से, इतिहास से भी जोड़कर प्रश्नों को पूछने की परंपरा आजकल देखा जा रहा है। तो रिपब्लिका बीपीएससी वाला जो इस चीज़ों को बहुत ध्यान में रखता है कि हर चीज़ से क्वेश्चन को सामने लाया जाए कि बच्चों को इस चीज़ को ज्ञान दिया जाए, और ये एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए रिपब्लिका इस चीज़ को बहुत ध्यान देता है। इसलिए हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप बताइए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ये हाल ही में हुआ है। इसका आंसर दीजिए और बताइए कि कौन है इसका आंसर, गेस कीजिए। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, शायद भारत हो। आइए देखते हैं हम इसके आंसर के बारे में क्या है। देखिए श्रीलंका में आयोजित हुआ था पुरुष एशिया कप 2023 टूर्नामेंट। फाइनल मुकाबले में भारत क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर 2023 में यह तगमा हासिल किया। यह 15 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। 16वां संस्करण इस बार खेला गया था। भारतीय टीम जो है इस बार जो जीता है 8वीं बार यह खिताब जीता है। अब देखिए बता देते कि कब कब जीता है। तो आपने देखे भारत 1984 में, 1988 में, 1990 में, 1991, 1995, 2010, 2016, 2018 में यह खिताब जीत चुका है। दोस्तों एशिया में भारतीय टीम अपना एक स्थान रखती है और उसका एक गौरवशाली इतिहास भी रह चुका है। 8वां क्वेश्चन पे हम देखते हैं। देखिए इसमें अब टेनिस से संबंधित क्वेश्चन को रखा गया है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। महिला विशेष पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और महिला से संबंधित क्वेश्चनों को, इसीलिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला ये सब क्वेश्चन आपके सामने लाया है। आप देखिए कि यूएस ओपन 2023 में कौन महिला एकल खिताब जीते हैं। आरियाना सबलेका, कोको गॉफ, गैब्रिएला दाब्रोस्की, एरियन राउडलिफे। आप गेस कीजिए और देखिए कि कौन सा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये कोको गॉफ है जिन्होंने टेनिस खिलाड़ी में ये उनका पहला खिताब हो सकता है। आइए इनके बारे में हम देख सकते हैं। देखिए यही है कोको गॉफ। कोको गॉफ ने फाइनल में आरियाना साबलेंका को 2-6, 6-3, 6-2 से हराकर 2023 का यूएस ओपन महिला खिताब, टेनिस खिताब जीता। यह उनका पहला प्रमुख एकल खिताब था। शायद मेरा गेसिंग सही था। ये देखिए इनका ये पहला प्रमुख एकल खिताब था। गॉफ 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी किशोरी बन गई है और 2019 में
बियांका एंड्रीस्क्यू और 2021 में एमा रादुकानु के बाद ये 5 वर्षों में खिताब जीतने वाली 3 गैर हैं। समझ गए? आप देख लीजिए इनके फिगर को, ये इनका पहला खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मालिनी राजूकर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अब देखिए हाल के दिनों में देखा गया है कि करंट में निधन पर भी क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी ध्यान में रखकर हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया रिपब्लिका बीपीएससी की तरफ से। अब बताइए कि मालिनी राजूकर कौन थी? अभिनेत्री थी, गायिका थी, वैज्ञानिक थी या समाज सेवी थी? बताइए फ्रेंड्स। और ये हाल ही में ये इनका देहांत हुआ है। तो इनको हम बता देते हैं कि ये जो है संगीत कला से जुड़ी रही हैं। ये इनका देख लीजिए फिगर, ये यही है मालिनी राजूकर। ये ग्वालियर घराने के भारतीय हिंदुस्तानी और शास्त्रीय गायिका है। इनका जन्म 8 जनवरी 1941 से 6 हुआ था और इनका जो देहांत हुआ है 6 सितंबर 2023 में। मालिनी राजपूत भारत के राजस्थान राज्य में पली बड़ी थी, यानी राजस्थान की थी और 3 साल तक इन्होंने अजमेर के सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल और कॉलेज में गणित भी पढ़ा। सबसे बड़ी दोस्तों ये टीचर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। इन्होंने उसी विषय में स्नातक भी किया। उन्हें मिली 3 साल की छात्रवृत्ति का लाभ उठाते हुए उन्होंने अजमेर संगीत कॉलेज में अपना संगीत निपुण पूरा किया और गोविंद राव राजूकर और उनके भतीजे जो उनके भावी पति वसंत राव राजूकर बने के मार्गदर्शन में उन्होंने संगीत का अध्ययन किया और इतने बड़े ये भारतीय हिंदुस्तान शास्त्रीय गायिका बनी। इनकी मृत्यु हुई 82 वर्ष में और इनका डेट है 6 सितंबर 2023 को हैदराबाद में इनको निधन हो गया। और इन्हें संगीत नाटक का अकादमी पुरस्कार भी 2001 में मिला था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी सके क्योंकि भारत में जो भी एग्जाम होते हैं उस सांस्कृतिक और कल्चर पे बहुत सारा ध्यान दिया जाता है और ये सब क्वेश्चन को पूछा भी जाता है, इसलिए क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा। आप सामने लाए हैं आपके बिहार का क्वेश्चन। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन बनाया जाए उसमें बिहार से भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन रखते हैं। जैसे आप देखिएगा कि बिहार में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रीपेड मीटर के वजह से बिहार में जो बिजली चोरी होती थी उस समस्या का समाधान हुआ है और बहुत सारे ऊर्जा का भी बचत हो रहा है और सही रीडिंग से बिजली का खपत भी सही दिखाता है। और इस प्रीपेड मीटर के सबसे खास चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रीपेड मीटर जो होता है ये रिचार्जेबल मीटर है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करके बात करते हैं उसी तरह ये है, आप रिचार्ज कीजिए और जितना आपको एनर्जी यूज कर रहे हैं यूज कीजिए, जब ख़त्म होगा तो फिर आपको रिचार्ज करना। ये बिहार ऐसा राज्य है जो आधुनिक चीज़ों पे ध्यान देता है कि प्रीपेड मीटर जैसे आधुनिक बिहार अब आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर रोड, सड़कें, लाइट सभी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे भारत के मानचित्र पे बिहार एक सबसे अच्छे राज्य के रूप में उभर रहा है। तो बिहार सरकार को यहाँ पे ध्यान देना है कि लक्ष्य क्या रखा गया है कि कब तक प्रीपेड मीटर को लगा दिया जाएगा। 2023, 2024, 2025, 2026 अनुमान लगाइए। और बिहार सरकार इसको 2024 तक इस चीज़ को लगाने का ये कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे फिर एक नए उत्साह के साथ और नए करंट के साथ। नमस्कार।